गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जो भी जब ये वीडियो देख रहा है, दिस इज आनंद रेकवार फ्रॉम पारस एजुअल। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग और उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो जाने थे। तीन टाइप के हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे उसमें, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड ऑफिशियल रिजर्व। ठीक, अब आज हम लोग इसके आगे का पोर्शन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम जानेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैसे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम होता है, साथ ही साथ अकोमोडेटिंग एंड ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट की सिचुएशन आखिर होती क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब आज की क्लास का हमारा पहला टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। अब इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी का मतलब होता है वैसी सिचुएशन जिसमें आपके बीओपी अकाउंट का क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों इक्वल हो जाए। क्रेडिट साइड मतलब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो, डेबिट साइड मतलब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसे इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। ठीक इसी का अपोजिट होता है जब हमारे बीओपी अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल और डेबिट साइड का टोटल दोनों इक्वल ना हो, दैट इज कि आपका क्रेडिट साइड का फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो और डेबिट साइड का फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो ये सिचुएशन होती है आपकी डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। अब अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई ज्यादा कोई कम होगा। तो अगर आपके क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का टोटल कम है, मतलब अगर आपके फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा है और फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो कम है, तो ऐसी सिचुएशन तो हमारे लिए फायदेमंद हुई क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा है, तो इसे हम बोलते हैं सरप्लस बीओटी। तो सरप्लस बीओटी मतलब क्या, ऐसी सिचुएशन जिसमें हमारे क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा हुआ, आउटफ्लो कम हुआ, तो ये सिचुएशन को हम क्या बोल रहे हैं, सरप्लस बीओटी। इसी का अपोजिट हो सकता है क्या, कि जब हमारे क्रेडिट साइड का टोटल कम है और डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो गया, मतलब हमारे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो कम है और फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा है, तो इस सिचुएशन को हम क्या बोल देंगे, डेफिसिट ऑफ बीओपी। ठीक, तो बिल्कुल सिंपल सा है, अगर क्रेडिट और डेबिट इक्वल है तो इक्विलिब्रियम, इक्वल नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम। क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो सरप्लस, क्रेडिट कम डेबिट ज्यादा तो ये हमारा हो गया डेफिसिट। अब बेटा ये तो हमने डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में एक तरीके से इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, सरप्लस और डेफिसिट देखा। इसको पढ़ने का एक और तरीका है और वो थोड़ा टेक्निकल है, तो मुझे आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन अब यहाँ पे चाहिए। ठीक, और मैं इसको पढ़ाऊं उससे पहले आपको मैंने करंट अकाउंट जब कंप्लीट कराया था प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको करंट अकाउंट जैसे ही कंप्लीट कराया था उसके बाद मैंने आपको अकाउंट का नेट करना सिखाया था। नेट करना मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट करना, और क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद पॉजिटिव बैलेंस आता है, नेगेटिव बैलेंस आता है, ये सब मैंने बताया था। तो आगे की क्लास आप बढ़ाओ, इससे पहले करंट अकाउंट जैसे ही कंप्लीट हुआ था उसके बाद नेट कैसे किया जाता है किसी अकाउंट को वो देख लेना, तभी आपको अब ये टेक्निकल बात मेरी समझ में आएगी, अदरवाइज आपको ये समझ नहीं आएगी। फिर आप वो इजी वाली मेथड लोगे, डेबिट क्रेडिट करते रहोगे, वो अकाउंट में कर रहा है, वो इकोनॉमिक्स में कर रहा है, तुम्हारा बस नहीं चले, नहीं तो बिजनेस में भी तुम वही करने लगोगे, है ना। ठीक, तो अब मैं बात करता हूं इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी की और डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी की अकाउंट्स के फॉर्म में। तो देखना, जब हम करंट अकाउंट को नेट करते हैं, मतलब हम उसके क्रेडिट में से डेबिट माइनस करते हैं, तो पॉजिटिव या नेगेटिव कोई एक बैलेंस आता था। पॉजिटिव बैलेंस मतलब आपके क्रेडिट में से आप डेबिट को माइनस कर देते थे। करंट अकाउंट का बता रहा हूं बेटा, करंट अकाउंट में आप क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देते थे तो पॉजिटिव बैलेंस, अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव बैलेंस आता था और अगर डेबिट ज्यादा हुआ तो नेगेटिव बैलेंस आता था। इस तरीके से करंट अकाउंट का खुद का एक पॉजिटिव या नेगेटिव बैलेंस आता है अगर हम करंट अकाउंट को नेट कर दें तो। ठीक इसी तरह हम कैपिटल अकाउंट को भी क्रेडिट और डेबिट के साथ नेट करते हैं। नेट करते हैं इन द सेंस कि हम कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट माइनस डेबिट करते हैं, उसमें भी अगर क्रेडिट ज्यादा हुआ तो हमारा एक पॉजिटिव बैलेंस आता था और नेगेटिव हुआ तो हमारा, अगर क्रेडिट डेबिट ज्यादा हुआ तो हमारा नेगेटिव बैलेंस आता था। तो इस तरीके से हम करंट अकाउंट को भी नेट करते हैं और कैपिटल अकाउंट को भी नेट करते हैं, दोनों के नेट नेट बैलेंस निकाल के लाते हैं। अब अगर आपने करंट अकाउंट का नेट बैलेंस निकाला
प्लस आपने कैपिटल अकाउंट का भी नेट बैलेंस निकाला और दोनों को आपने सम कर दिया, ऐड कर दिया, और उसके बाद आपका आंसर अगर जीरो आ गया तो ये सिचुएशन होगी आपकी इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी की। और अगर आपने करंट अकाउंट का नेट बैलेंस निकाला प्लस आपने कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस निकाला और दोनों को आपने सम किया लेकिन आंसर जीरो नहीं आया, तो ये सिचुएशन होगी आपकी डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी की। सर एक बार फिर से, हाँ अब इस बार मैं थोड़ा और एग्जांपल दूंगा। जैसे आपने करंट अकाउंट का नेट बैलेंस निकाला, नेट बैलेंस निकाला मतलब क्रेडिट माइनस डेबिट किया। अब क्रेडिट माइनस डेबिट करने के बाद आपका आंसर आया प्लस में 5000। ये किसकी बता रहा हूं मैं? करंट अकाउंट की, कि करंट अकाउंट में आपने क्रेडिट माइनस डेबिट कर दिया और आपका आंसर कितना आया? प्लस में 5000। ठीक इसी तरह आपने कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट माइनस डेबिट करके नेट बैलेंस निकाला और उसमें आपका आंसर आया माइनस 5000। करंट अकाउंट का नेट बैलेंस प्लस में 5000, कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस माइनस में 5000। अब इन दोनों को, करंट अकाउंट का नेट बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस, दोनों को आपने सम कर दिया। अब सम करोगे तो एक प्लस का 5 एक माइनस का 5, दोनों सम होके कितने हो जाएंगे? 0। तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी बोलेंगे। लेकिन अगर ये प्लस 5 और माइनस 5 दोनों नहीं होते तो वो सिचुएशन क्या हो जाती है हमारी? डिसइक्विलिब्रियम हो जाती है। मतलब कि करंट अकाउंट का प्लस 5000 बैलेंस आया लेकिन कैपिटल अकाउंट का बैलेंस माइनस 5000 नहीं आया, या तो वो माइनस 4000 आ गया या फिर वो माइनस 6000 आ गया। ठीक, या 7000 लेते हैं कि या तो कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस माइनस 4000 आया या माइनस 7000 आया। तो ऐसी सिचुएशन में आप 5000 में चाहे माइनस 4000 प्लस करो या 5000 में माइनस 7000 प्लस करो, दोनों का नेट बैलेंस जीरो तो आ नहीं सकता। जीरो आने के लिए तो प्लस 5 माइनस 5 भी होने चाहिए। तो अगर आपके करंट अकाउंट का नेट बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एक का प्लस तो प्लस 5000 और इधर माइनस 4000 या माइनस 7000 है, तो आपका जो आपका सम है करंट अकाउंट के बैलेंस का और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस का, वो जीरो नहीं हो सकता। ये सिचुएशन ही आपकी क्या कहलाती है? डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी कहलाती है। अब बात आती है कि ये जो मैंने करंट अकाउंट का नेट बैलेंस प्लस 5000 लिया था और कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस मैं माइनस 4000 लूं और आप दोनों को सम करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 5000 प्लस का माइनस का 4000 सम किया तो आया आपका कितना? प्लस में 1000। अब ये प्लस में 1000 आया तो ये ही सिचुएशन आपकी सरप्लस बनती है। मतलब अगर आप करंट अकाउंट का नेट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस दोनों को सम कर दो और आपका पॉजिटिव आंसर आ जाए, प्लस में आंसर आ जाए, तो ये हमारा होता है सरप्लस बीओटी। और ठीक इसी तरह अगर हमारे करंट अकाउंट का नेट बैलेंस प्लस 5000 है और कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस माइनस 7000 है, अब आप दोनों को सम करते हो तो आपका आंसर आएगा माइनस 2000। ये माइनस 2000 जो आंसर है, ये सिचुएशन आपकी काय की बनती है? डेफिसिट की बनती है। ठीक है बेटा, तो मैंने डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में भी बताया और अकाउंट्स के फॉर्म में भी बताया। सर हम एग्जाम में कौन सा लिखेंगे? बेटर है अगर आप करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाला फॉर्म लिखें तो, अदरवाइज डेबिट क्रेडिट का लिखोगे तो भी मार्क्स मिल जाएंगे, पर सामने वाले के पास एक ऑप्शन रहेगा कि वो आधे से एक नंबर आपका काट ले। लेकिन कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वाला आपने नेट वाला सम वाला फॉर्म लिया तो फिर वो आपके मार्क्स नहीं काट सकता। एक बार फटाफट से इसी को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में, फिर मैं कैपिटल के करंट अकाउंट के और कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में बताऊंगा। डेबिट क्रेडिट के फॉर्म में क्या देखा था हमने? इक्विलिब्रियम सिचुएशन मतलब तब जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों इक्वल हो जाए, और डिसइक्विलिब्रियम का जब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड दोनों इक्वल ना हो। अब इसी में अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो ये हमारे सरप्लस की सिचुएशन, और क्रेडिट साइड कम है डेबिट साइड ज्यादा है तो ये हमारे डेफिसिट की सिचुएशन। अकाउंट्स के फॉर्म में अगर हम बात करें तो जब हमारे करंट अकाउंट का नेट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस दोनों का सम अगर जीरो हो जाए तो ये हमारी इक्विलिब्रियम, और अगर करंट अकाउंट का नेट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस दोनों सम ना हो, दोनों का सम इक्वल जीरो ना हो, तो ये हमारी कौन सी सिचुएशन बन जाती है? डिसइक्विलिब्रियम की। फिर करंट अकाउंट का नेट बैलेंस कैपिटल अकाउंट का नेट बैलेंस दोनों का सम करने पर अगर पॉजिटिव आंसर आए तो सरप्लस की सिचुएशन, और अगर इन दोनों का सम करने पर आंसर नेगेटिव आए तो डेफिसिट की सिचुएशन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया है तो एक बार वीडियो पूरा शुरू से देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, आई होप सो। अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑटोनोमस आइटम्स, अकोमोडेटिंग आइटम्स।
अब ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, इन दोनों को हम डिफरेंसेस के फॉर्म में समझेंगे ताकि हमारा मीनिंग भी क्लियर हो जाए, साथ ही साथ हमारा डिफरेंसेस का क्वेश्चन भी तैयार हो जाए। तो ऑटोनोमस आइटम्स यानी बीओपी अकाउंट्स के ऐसे आइटम्स या ट्रांजैक्शन जिनका पर्पस प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी प्रॉफिट मोटिव से अगर हम बीओपी के कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसे हम ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन यानी ऐसे ट्रांजैक्शन जो फ्री होते हैं प्रॉफिट मोटिव से, यानी जिनका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो ये बीओपी की ट्रांजैक्शन पर इनका पर्पस प्रॉफिट मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स बोलते हैं। अब सर हम तो जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो तो सारे प्रॉफिट मोटिव होंगे, फायदा नहीं होगा तो हम ट्रांजैक्शन ही क्यों करेंगे, तो बीओपी के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो सारे ही आपके प्रॉफिट मोटिव हो जाएंगे। तो हाँ बेटा, आपके बीओपी के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो कैपिटल अकाउंट के ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो विजिबल हो इनविजिबल हो, चाहे वो एसेट रिलेटेड हो या बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड हो या यूनिलेटरल हो, ये सभी जो ट्रांजैक्शन है इनका पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि बीओपी में जितने भी ट्रांजैक्शन कवर हो रहे हैं करंट अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के, वो सभी कुछ आपके काय में आ जाते हैं, ऑटोनोमस आइटम में आ जाते हैं। और सिंस ऑटोनोमस का मतलब ये होता है इंडिपेंडेंट, फ्री होना, और सभी लोग फ्रीली प्रॉफिट कमाने के पर्पस से काम करते हैं, इसलिए हम इनको ऑटोनोमस आइटम्स बोलते हैं। ठीक, तो हमने ये देखा कि इनका पर्पस क्या है, प्रॉफिट मोटिव, और इनका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है। दूसरा, यही वो ट्रांजैक्शन होते हैं, यही वो दरिंदे ट्रांजैक्शन हैं जो हमारे बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम में लेके जाते हैं। डिसइक्विलिब्रियम में लेके जाते हैं मतलब इन्हीं ट्रांजैक्शन की वजह से हमारे बीओपी का बैलेंस या तो सरप्लस बनता है या डेफिसिट बनता है। ठीक, सरप्लस या डेफिसिट बनता है मतलब या तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा हो रहा होगा या फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो ज्यादा हो रहा होगा। वो तो डिपेंड करता है कि उसके लिए क्या फायदेमंद है। अगर किसी पर्सन के लिए इंपोर्ट करना फायदेमंद है तो वो इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करना फायदेमंद है तो वो एक्सपोर्ट करेगा, किसी के लिए लोन लेना फायदेमंद है तो वो लोन लेगा, किसी के लिए लोन देना फायदेमंद है तो वो लोन देगा। इस तरीके से सब अपने अपने हिसाब से ऑटोनोमियसली क्या कर रहे होंगे, उनके ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, और इसीलिए बैलेंस इक्वल नहीं आता है और डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है हमारा बीओपी अकाउंट। ठीक है, तो ये वो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो आइटम्स होते हैं जो रीजन बनते हैं किसका, बीओपी के डिसइक्विलिब्रियम होने का। और बीओपी को इक्वल करने का ही काम कौन करते हैं, हमारे अकोमोडेटिंग आइटम। यानी ये रीजन बने किसके, बीओपी को डिसइक्विलिब्रियम में लाने के, तो ये रीजन बनते हैं किसके, बीओपी को इक्विलिब्रियम में लेके आने के। अब सवाल ये आता है कि ये जो आपके अकोमोडेटिंग आइटम्स हैं ये किस तरीके से आपके बीओपी को इक्विलिब्रियम में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं बेटा जैसा बताऊंगा आप ओरली समझना, उसके बाद में आपको डिस्प्ले पे एक पेज रखूंगा, उस पेज के थ्रू समझाऊंगा, तब हमको और अच्छे समझ आएगा। पर उसके लिए जरूरी है कि आप अभी यहाँ पे कंसंट्रेशन करें। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलता हूं कि अगर डिसइक्विलिब्रियम है इसका मतलब सिचुएशन क्या है, या तो सरप्लस की या डेफिसिट की। सरप्लस की है मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो ज्यादा है। ठीक, तो अगर मान लो कि इकोनॉमी में सरप्लस की सिचुएशन है, यानी फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन, फॉरेन एक्सचेंज के एक्सेस की सिचुएशन है, तो इस कंडीशन में आरबीआई आएगा और आरबीआई लेके आएगा अपना ऑफिशियल रिजर्व। ओह, यही हम सोचे सर, बहुत देर हो गई, आप बीओपी के कंपोनेंट में केवल करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट की बात कर रहे हो, ऑफिशियल रिजर्व को लेके नहीं आ रहे, और कंपोनेंट में आपने तीनों पढ़ाए थे, अब लेके आया हूं ना बेटा। ठीक है, तो देखो ये जो आपका इकोनॉमी में सरप्लस की सिचुएशन बन गई, तब आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इस सरप्लस को मार्केट में से विड्रॉल कर लेगी। मतलब ये कि अगर इकोनॉमी में ऐसी सिचुएशन आ गई कि हमारा जो क्रेडिट है उसका बैलेंस, उस क्रेडिट कितना आ रहा है आपका $10,000, और जो डेबिट है वो आ रहा है $9,000, तो इकोनॉमी में सिचुएशन का की आ गई 1,000 के सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज की सिचुएशन आ गई। तो इस सिचुएशन में आरबीआई आएगा और जो $1,000 का एक्सेस फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमी में पड़ा है उसको विड्रॉल कर लेगा। इसी का उल्टा
अगर सिचुएशन ऐसी हुई कि $10,000 का क्रेडिट तो है लेकिन $12,000 का हमारा डेबिट बैलेंस है, तो इसका मतलब सिचुएशन क्या है हमारी, नेगेटिव डेफिसिट की सिचुएशन है बीओपी में। तो आरबीआई क्या करेगा, अपने ऑफिशियल रिजर्व में से 2,000 रुपए क्या कर देगा, इसमें डाल देगा और सिचुएशन को क्या बना देगा, इक्वल बना देगा, जीरो बना देगा। तो इस तरीके से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो आउटफ्लो के एक्सेस और डेफिसिट की सिचुएशन देखता है बीओपी में, और उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियल रिजर्व में से या तो पैसा इकोनॉमी में लगा देता है फॉरेन एक्सचेंज, या फिर जो हमारी इकोनॉमी है उसमें से फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉल कर लेता है और अपने ऑफिशियल रिजर्व में रख लेता है। इस तरीके से जो आरबीआई है वो ऑफिशियल रिजर्व के थ्रू हमारे जो बीओपी की डेफिसिट और सरप्लस की सिचुएशन है उसको नेट ऑफ कर देती है, जीरो बना देती है। तो इस प्रकार हमारी जो आरबीआई है वो ऑफिशियल रिजर्व का रोल प्ले करती है। ठीक, तो जो हमारी डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन बनाई थी ऑटोनोमस आइटम्स ने, उसको सेट ऑफ कर दिया किसने, अकोमोडेटिंग आइटम्स ने। और कैसे किया, आरबीआई ने आकर किया। अब देखो ये जो हमने ऑटोनोमस आइटम्स पढ़े इसमें करंट कैपिटल सब ले लिए, इसका मतलब इसमें विजिबल इनविजिबल दोनों आइटम्स आ जाते हैं। मतलब इसमें गुड्स, सर्विसेज, लोन और हमारी एसेट वगैरह सबसे रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाते हैं। तो अगर विजिबल आइटम्स के ट्रांजैक्शन भी ये कवर कर लेता है तो इसका मतलब ये है कि इसमें गुड्स का मूवमेंट भी हम देख सकते हैं, क्योंकि अगर गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ तो गुड्स का मूवमेंट दिखेगा ना। लेकिन अगर हम अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो इसमें आरबीआई क्या करती है, या तो फॉरेन करेंसी को इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करती है या फिर उसको क्या कर लेती है, विड्रॉल कर लेती है। तो इसमें कभी भी आपको गुड्स का मूवमेंट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट थोड़ी ना करेगी आरबीआई। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस में गुड्स का मूवमेंट यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमको दिख सकता है, नहीं भी दिख सकता है भाई, सर्विसेज के ही कर रहे तो वो तो सिचुएशन है, मतलब दिख सकता है। और अगर हम अकोमोडेटिंग आइटम्स की बात करें तो इन आइटम्स के अंदर हमको कभी भी गुड्स का मूवमेंट दिखाई नहीं दे सकता। अब लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता, फिर भी मैं डिफरेंस से बोल के तो बता ही दूं, फिर हम उसको डिस्प्ले पे समझेंगे। देखिए फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है कि जो हमारे ऑटोनोमस आइटम्स है उनको हम अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं, और जो हमारे अकोमोडेटिंग आइटम्स है उनको हम बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं। अब ये अबव द लाइन आइटम्स और बिलो द लाइन आइटम्स क्या होते हैं, इसको हम समझते हैं। अब बेटा आपके सामने मैंने बीओपी का एक फॉर्मेट रखा है, इस फॉर्मेट को आप देखिए जिसमें पर्टिकुलर, क्रेडिट, डेबिट और नेट अमाउंट आपको दिख रही है। फिर पर्टिकुलर में हम आया था हमारा करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन और यूनिलैटरल ट्रांसफर। ये आपको दिख रहे हैं, जिसका क्रेडिट डेबिट लिख के हमने नेट किया है और उसके बाद नेट का हमने टोटल कर दिया जिसको हमने ए नाम दे दिया। मतलब ये करंट अकाउंट के नेट का नेट निकाल के रख दिया हमने उसका टोटल ए नंबर का। फिर बी नंबर पे आप देखो आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसमें एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन, बोरिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्रेडिट डेबिट में अमाउंट लिख के हमने नेट किया और फिर कैपिटल अकाउंट का भी हमने नेट का सम कर दिया। तो हमारे पास दो नेट के सम है, करंट अकाउंट के नेट का सम है जिसको हमने ए नाम दे दिया, फिर हमारे पास कैपिटल अकाउंट के नेट का सम है जिसको हमने बी नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे आपने देखो एक रेड कलर की लाइन खींचिए, मतलब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ए और बी का सम करने वाले हैं। अब हमने दोनों का सम किया, सम करने के बाद हमारे पास एक अमाउंट आई। अब ये जो आपकी अमाउंट है ये अमाउंट आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है, जीरो भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। ठीक है, अगर जीरो आती है तो हमारी इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन हुई, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आई तो ये हमारी डिसइक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन आई। पॉजिटिव वाली सिचुएशन यानी बीओपी सरप्लस, नेगेटिव वाली सिचुएशन यानी बीओपी डेफिसिट। तो अगर हमारे बीओपी का ये जो हमने ए और बी का सम किया ये जीरो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, हमारा जो अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे है। लेकिन अगर ये इक्वल नहीं है तब कौन आ जाता है, तब आ जाती है आरबीआई अपना ऑफिशियल रिजर्व लेके। वो देखती है, हाँ भाई बताओ जरा आपका ये जो बीओपी है उसका नेट बैलेंस क्या आया, तो उन्होंने कहा भाई जीरो आया, तो ऑफिशियल रिजर्व क्या करेगा, उसमें कुछ भी इन्वॉल्व या विड्रॉल नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारा ए और बी का सम जो है वो प्लस में आया था तो ऑफिशियल रिजर्व में देखो माइनस का साइन लगाया। माइनस का साइन लगाया मतलब उसने विड्रॉल कर दिया इकोनॉमी में से जितना भी सरप्लस आया था उतनी की उतनी अमाउंट। इसी तरह अगर आपका
ए और बी का सम नेगेटिव है तो देखो ऑफिशियल रिजर्व के सामने क्या लगा है, प्लस। मतलब अगर डेफिसिट वाली सिचुएशन है तो ऑफिशियल रिजर्व में से आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज निकालेगी और प्लस कर देगी मतलब इन्वॉल्व कर देगी कार में, इकोनॉमी में। तो इस तरीके से आरबीआई पहले ये देखती है कि बीओपी अकाउंट का बैलेंस, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आखिर आ क्या रहा है। अगर वो इक्विलिब्रियम है मतलब जीरो है तो आरबीआई अपने ऑफिशियल रिजर्व से कोई ट्रांजैक्शन नहीं करती। लेकिन अगर वो देखती है कि ए और बी का सम पॉजिटिव है तो वहां से वो बीओपी में से मतलब इकोनॉमी में से फॉरेन एक्सचेंज को विड्रॉल कर लेती है, मतलब ऑफिशियल रिजर्व पैसा निकाल के इकोनॉमी में से ऑफिशियल रिजर्व में रख लेती है। इसी तरह अगर आपकी बात करूं मैं, जो आपका बीओपी है उसमें सम ए और बी का क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो जो आरबीआई है वो फॉरेन एक्सचेंज को अपने ऑफिशियल रिजर्व में से निकालेगी और कहाँ लाके रख देगी, इकोनॉमी में लाके रख देगी। तो इस तरीके से जो आरबीआई है वो ऑफिशियल रिजर्व के थ्रू क्या करती है, ये जो आपका पेमेंट का जो अकाउंट है उसको बैलेंस करती है। तो इस तरीके से आरबीआई बीओपी के बैलेंस को क्या करने का काम करती है, जीरो बनाने का काम करती है। इसलिए आप देखो सबसे एंड में नीचे नेट कितना आ रहा है हमारा, जीरो। तो हमको बैलेंस ऑफ पेमेंट को जीरो ही लेके आना है इन दी एंड, मतलब हमें उससे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ही बनाना है। दूसरा आप देखो आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ये दोनों ट्रांजेक्शन आपको एक रेड लाइन के ऊपर दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इन दोनों को प्लस करके रेड लाइन के नीचे लाते हो, सम करते हो। और आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शन आपके कौन से होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होते हैं। इसीलिए आप देखो कि वो जो आपके ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है उनको अबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपकी रेड लाइन है इसी को मैं मेन लाइन बोल रहा हूँ। तो इस लाइन के ऊपर है ये सारे ट्रांजैक्शन आपके ऑटोनोमस, इसीलिए हमने इनको क्या बोला, अबव द लाइन ट्रांजैक्शन बोला। उसके बाद आरबीआई ने जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम किसके थ्रू किया, ऑफिशियल रिजर्व के थ्रू किया। और ये आपके कौन से आइटम्स हैं, अकोमोडेटिंग आइटम्स है। और ये कब आ रहे हैं, जब आपने ए और बी का सम कर लिया और उसके बाद देखा क्या आंसर आ रहा है। तो ये आपके जो आइटम्स हैं वो कहाँ आ रहे हैं, रेड लाइन के नीचे आ रहे हैं, मतलब सम करने के बाद आ रहे हैं। इसीलिए इनको हमने बिलो द लाइन आइटम्स बोला है। समझ में आई बात? तो ये जो अबव द लाइन और बिलो लाइन का कॉन्सेप्ट है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस प्रकार जो आरबीआई है वो अपने ऑफिशियल रिजर्व के थ्रू जो हमारा बीओपी का डिसइक्विलिब्रियम है उसको इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट कर देती है। और इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी ऑटोनोमस आइटम्स हैं पहले उनको काम करने दो अपना, उसके बाद आरबीआई एंड में आएगी और अकोमोडेटिंग आइटम्स के माध्यम से मतलब ऑफिशियल रिजर्व के थ्रू वो इकोनॉमी में जो बीओपी का बैलेंस है उसको क्या कर देगी, जीरो कर देगी। ओ सर, इसीलिए इसका नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्योंकि इसमें आप ये जो भी आता है बैलेंस, चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, इसको नेट करके जीरो कर देते हो। हाँ बेटा, इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट है। मतलब आपको पेमेंट ज्यादा देनी हो या आपको पेमेंट लेनी हो, उन दोनों को सेट करके जीरो बना दिया जाता है, बैलेंस्ड कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट पड़ा। ओ सर, तो ये बात हमको आप पहले ही बता देते कल के चैप्टर में जब आपने बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू किया। हम तो बस यही सोच रहे थे कि इसका नाम बैलेंस ऑफ पेमेंट पड़ा क्यों। अब आप ही सोचो ना बेटा, मुझे इतना ये पेज बनाना पड़ा, 2 क्लास लेनी पड़ी और उस क्लास के एंड में आके मैं बोल रहा हूँ कि इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट क्यों बोलते हैं। अब अगर यही बात मैं शुरू में बोल देता तो आपको कुछ समझ आता क्या, नहीं आता ना। इसीलिए ये बात हमने यहाँ एंड में बोली। तो इस तरीके से हमने अभी तक क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी, फिर हमने देखा ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज रीजंस ऑफ डेफिसिट इन बीओपी, कि बीओपी अकाउंट में जो डेफिसिट है उसका रीजन क्या है। तो सबसे पहली बात तो हमें डेफिसिट ऑफ बीओपी का मतलब पता होना चाहिए। तो डेफिसिट ऑफ बीओपी का मतलब क्या है, जब हमारे फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो ज्यादा हो जाए और हमारे फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो कम हो तो ये सिचुएशन हमारी क्या बनती है, डेफिसिट ऑफ बीओपी बनती है। तो इसके रीजन क्या क्या होंगे, तो वो सारे रीजन जिसमें आपके जो बीओपी अकाउंट है वो डेबिट होता है, वो सारे ही रीजन आपके काय के बन जाएंगे, डेफिसिट के बन जाएंगे। क्योंकि डेफिसिट तो तभी होगा ना जब फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो होगा, और फॉरेन एक्सचेंज के आउटफ्लो को आप बीओपी में किस साइड लिखते हो, डेबिट साइड लिखते हो। जैसे हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, हम सर्विसेज ज्यादा ले रहे हैं
तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। उसके अलावा हम इनकम की पेमेंट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। डोनेशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन कंट्री को तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। हम किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं विदेश में तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। हम बोरोइंग प्रोवाइड कर रहे हैं फॉरेन कंट्री को तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा, या फिर हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जाएगा। तो इसका मतलब जितने भी आपके डेबिट साइड पॉइंट आते हैं वो सारे ही पॉइंट आपके डेफिसिट में कवर होते हैं। तो ये सब आपके रीजंस ऑफ डेफिसिट बनते हैं। अगर आपने बीओपी का अच्छे से पढ़ा है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, तो फिर आपको इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट है भी नहीं, एग्जाम में चांसेस आने के ऑलमोस्ट निल है। ठीक, तो बेटा इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब बीओपी चैप्टर की बात करें तो उसमें केवल इतने ही टॉपिक्स आपके कवर थे, लेकिन वीडियो को एंड करें उससे पहले एक बार हम बीओपी का क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा था बीओपी मीनिंग। तो बीओपी का मीनिंग मतलब क्या था? बीओपी एक ऐसा अकाउंट था जो कि एक रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री के फॉरेन कंट्री के साथ जितने भी इकोनॉमिकल या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम करता है। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये कितने टाइम की होती है? ये 1 फाइनेंशियल ईयर की रिकॉर्डिंग होती है। फिर हमने कंपोनेंट पढ़े थे, 3 टाइप के कंपोनेंट, एक कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और ऑफिशियल रिजर्व। सबसे पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसमें रेसिडेंट के फॉरेन कंट्री के साथ ऐसे ट्रांजैक्शन कवर किए जाते हैं जिसमें रेसिडेंट की फॉरेन कंट्री में एसेट्स और लायबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ये 4 टाइप के थे, एक विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन और चौथा था यूनिलैटरल ट्रांसफर। विजिबल आइटम्स में क्या आता था? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आता था जिससे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं। इनविजिबल आइटम में क्या आता था? इसमें आता था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। फिर हम बात करते हैं हमारे इनकम रिलेटेड ट्रांजैक्शन, इसमें क्या आता था? इनकम की रिसीविंग और इनकम की पेमेंट। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर जिसको हम करंट ट्रांसफर भी बोलते हैं, इसमें आते थे वन साइडेड ट्रांजैक्शन जैसे गिफ्ट, डोनेशन, स्कॉलरशिप, सब्सिडी एटसेट्रा। फिर हम आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन पे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने देखा था कि इसमें जो रेसिडेंट है उसके फॉरेन कंट्री के साथ ऐसे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन कवर किए जाते हैं जिसमें रेसिडेंट की फॉरेन कंट्री में एसेट्स और लायबिलिटी पर इंपैक्ट पड़ जाता है। ये 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के कौन कौन से? एक तो एसेट्स रिलेटेड, दूसरा बोरोइंग रिलेटेड और तीसरा इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। एसेट्स, फॉरेन कंट्री की हमारी कोई एसेट्स को सेल और परचेज करना एसेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कवर हो जाता है। फॉरेन कंट्री से लोन लेना या फॉरेन कंट्री को लोन देना बोरोइंग रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कवर हो जाता है। फॉरेन कंट्री का इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना या इंडिया का फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कवर हो जाता है। तीसरा कंपोनेंट था हमारा ऑफिशियल रिजर्व। ऑफिशियल रिजर्व मतलब आरबीआई के पास उसकी कस्टडी में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज पड़ा है उस कस्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बोलते हैं। ठीक है, इसमें आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज का इकोनॉमी में या तो इनफ्लो करती है, आउटफ्लो करती है उस ऑफिशियल रिजर्व के थ्रू। ये हमने देखा था क्या? कंपोनेंट में। उसके बाद हम आ गए थे इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी पे। तो इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी मतलब ऐसी सिचुएशन जिसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों साइड बीओपी अकाउंट के इक्वल हो जाए तो उसे हम बोलते हैं बीओपी का इक्विलिब्रियम सिचुएशन। फिर डिसइक्विलिब्रियम मतलब जब क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों इक्वल नहीं हो तो ये डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी होती है। इसमें अगर क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम है तो ये सरप्लस बीओपी है, अगर क्रेडिट कम और डेबिट ज्यादा है तो ये हमारी डेफिसिट की सिचुएशन होती है। इसी को हमने इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम को करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट के फॉर्म में देखा था कि अगर हम करंट और कैपिटल दोनों अकाउंट का सम कर दें और उसका आंसर 0 आ जाए तो ये हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है। अगर करंट और कैपिटल अकाउंट के सम करें और 0 नहीं आए तो ये डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है। अब 0 नहीं आए तो या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आंसर आए तो ये हमारा सरप्लस बीओपी है, अगर नेगेटिव आंसर आए तो ये हमारा डेफिसिट बीओपी है। उसके बाद हमने देखा था हमारे ऑटोनोमस आइटम्स और अकोमोडेटिंग आइटम्स। ऑटोनोमस आइटम्स यानी ऐसे आइटम्स जिसका जो पर्पस है वो क्या होता है? प्रॉफिट मोटिव होता है। लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स यानी ऐसे आइटम जिसका पर्पस प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। ऑटोनोमस आइटम्स की अगर हम बात करें तो ऑटोनोमस आइटम्स ही रीजन बनते हैं आपके डिसइक्विलिब्रियम के और अकोमोडेटिंग आइटम रीजन बनते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी के। ऑटोनोमस आइटम्स में हमारे गुड्स के मूवमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अकोमोडेटिंग आइटम्स में गुड्स के मूवमेंट कभी भी देखने को नहीं मिल सकते। ऑटोनोमस आइटम्स को अबव द लाइन आइटम्स बोलते हैं और अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स बोलते हैं।
फिर हमने लास्ट पॉइंट देखा था जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो देखा था रीजंस ऑफ डेफिसिट ऑफ बीओपी की बीओपी में जो डेफिसिट होता है उसका रीजन क्या हो सकता है। तो हमने जाना इसमें कि हमारे जो बीओपी अकाउंट होता है उसमें डेबिट साइड में जितनी भी चीजें आ रही है, चाहे वो करंट अकाउंट की हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट की हो, वो सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, रीजंस ऑफ डेफिसिट ऑफ बीओपी बोलते हैं। जैसे कौन कौन से ट्रांजेक्शन देखे थे कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज जा रहा, मतलब डेफिसिट होगा हमारा, या फिर हम सर्विसेज ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, या फिर हम इनकम की पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, या हम यूनिलेटरल ट्रांसफर की पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं यानी गिफ्ट डोनेशन ज्यादा दे रहे हैं, या फिर हम फॉरेन कंट्री में एसेट्स परचेज कर रहे हैं, या हम फॉरेन कंट्री को बोरिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये सारे रीजन बनते हैं आपके काय के डेफिसिट ऑफ बीओपी के। तो बेटा इसी के साथ आपका ये बीओपी चैप्टर पूरी तरह से विद डिटेल विद रिवीजन कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट यूनिट है उसका हमारा सेकंड चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।